दोस्तों नमस्ते। चलो जनता की अदालत में चलते हैं। जी हां, जनता की अदालत में चलते हैं क्योंकि आजकल एक नया फैशन, नया दौर आ गया है जनता की अदालत में जाने का। अपनी अदालतों में कुछ नहीं होता, इसलिए जनता की अदालतों में जाने का एक फैशन सा महाराष्ट्र की राजनीति में आया है। वैसे ये फैशन, जनता की अदालत वाला फैशन हिंदी फिल्मों में ज्यादा चलता था। मतलब कभी कहा जाता था कि जनता गैरेज है, कभी जनता की अदालत है, और वहां पर एक गांव वाला आदमी हुआ करता था तो जनता के सामने फैसला ऑन द स्पॉट करता था। ये फिल्मों वाली कहानी होती है जनता की अदालत वाली। जनता की अदालत में फैसला मिल जाता है, न्याय मिलता है कि नहीं यह भी देखना होता है। जनता की अदालत वाला जो फॉर्मूला है वो मुझे सिर्फ इलेक्शन के लिए ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसी अदालत में फैसला मिल जाता है कि सत्ताधारी कौन बनेगा। वैसे इलेक्शन वाला फॉर्मूला भी बड़ा कामयाब नहीं होता है, क्योंकि इलेक्शन में वोट परसेंटेज होता है 70% तक। अब 70 में होते हैं 4-5 कैंडिडेट, उसमें से 30-35% वोट प्राप्त करने वाला विजयी हो जाता है, कभी कभी कम भी। 30 से कम वाला भी, 30 से कम वाली पार्टी भी सत्ता में आ जाती है। मतलब 70% वो लोगों ने जिसको वोट नहीं दिया है वह सत्ताधीश बन जाता है। इसे कहते हैं जनता की अदालत। इसलिए जनता की अदालत में जाना है या नहीं, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। अब उद्धव ठाकरे जनता की अदालत में चले गए और जनता की अदालत में उन्होंने उनके पार्टी के संबंध में जो कुछ निर्णय इलेक्शन कमीशन या महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा दिए गए, उसके ऊपर वो जनता की अदालत में सारी बातें बताने लगे। मैं वह भी आपको साफ साफ दिखा रहा हूं, बता रहा हूं क्या क्या उन्होंने दावे किए हैं और जनता के सामने क्या क्या कागज रखे हैं। उन्होंने पहला कागज रखा जो आपके सामने प्रस्तुत है। 3 मार्च 2013 को 3 मार्च 2013 को एक कागज उन्होंने दिया जो इलेक्शन कमीशन में दिया गया। वो लेटर लिखा गया था 28 जनवरी 2013 को। जो मीटिंग 23 जनवरी को हुई थी, मतलब मीटिंग हुई 23 जनवरी को, 28 जनवरी को पत्र लिखा गया 5 दिन के बाद, और उसके 1.25 महीने बाद इलेक्शन कमीशन में वो पत्र दिया गया। और कहा जाने लगा, वो कागज भी आप देख रहे हैं, और कहा जाने लगा कि इस पत्र को देने के बाद इलेक्शन कमीशन को और क्या चाहिए था, इलेक्शन कमीशन ने स्वीकार कर लिया था। दूसरा पत्र भी उन्होंने दिखाया, देख लीजिए। 5 साल बाद फिर शिवसेना में चुनाव हुए, 2018 वाली ये बात है। 23 जनवरी 2013 को चुनाव हुए। 28 जनवरी 2018 को पत्र लिखा गया, टाइप किया गया। 4 जनवरी उसकी डेट बदली गई, वहां पर आपको दिखता है डेट बदली गई है, कट मारा है। 28 जनवरी को 4 अप्रैल की डेट लिखी गई और उसी दिन इलेक्शन कमीशन में सबमिट भी हो गया। इनवर्ड वाला लेटर आपको दिख रहा है। अब ये बात देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि इलेक्शन कमीशन को शिवसेना में हो रही गतिविधियों के बारे में अवगत कराया था। तो क्यों इलेक्शन कमीशन विधानसभा के अध्यक्ष को बोलता है कि हम अवगत नहीं हैं? अब ये पत्र देखकर सबके मन में एक सवाल सा आ जाता है कि सही है यार, पत्र तो दिए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है या विधानसभा के अध्यक्ष ने ये क्या कहा है, ये कभी देखा है किसी ने? कभी देखा है? जरा ठीक से सुन लीजिएगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा है आपने पक्ष की घटना नियम या संविधान पार्टी का होता है, नियमावली होती है, उसमें जो बदलाव किए गए हैं उसके बारे में इलेक्शन कमीशन को अवगत नहीं कराया है, रजिस्टर्ड नहीं कराया है, और उसकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं और मान्यता भी नहीं ली है। अब आया, शादी तो आपने कर ली है, शादी का न्योता भी भेजा है या रिसेप्शन की पत्रिका भी भेजी है और रिसेप्शन में आने के लिए निमंत्रण भी दिया था, ऐसे समझ लीजिए, लेकिन इस विवाह को रजिस्टर्ड नहीं करवाया। इसलिए सरकारी नियमों के अनुसार विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है यह सरकार को मालूम नहीं है। मतलब सरकार विवाह को
नामंजूर कर रही है, ऐसा नहीं है इलेक्शन कमीशन, लेकिन हुआ है कि नहीं हुआ है ये हमें मालूम नहीं है। बस यही बात है। इन्होंने जो भी कुछ जानकारी दी है वो पार्टी में हुए चुनाव के बारे में जानकारी दी है, बदलाव के बारे में नहीं। और इसी आधे अधूरे ज्ञान को लेकर जनता की अदालत में जाने का फैसला उद्धव ठाकरे ने ले लिया। अब जनता की अदालत में जाने से पहले उद्धव ठाकरे असली अदालत में भी जाते हैं। मतलब चुनाव आयोग के खिलाफ वो कोर्ट में गए हैं, विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। हर जगह सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी जाती है, लेकिन इसी मुद्दे को लेकर जनता की अदालत में भी जाती है। उद्धव ठाकरे अगर कोर्ट में चल रहे मामलों को जनता की अदालत में ले जाना चाहते हैं तो उद्धव ठाकरे से एक नम्र निवेदन है। निवेदन यह है कि बहुत सारे मामले जो कोर्ट में चल रहे हैं या जांच एजेंसियों के पास है, उन मामलों को भी जनता की अदालत में ले जाना होगा। कौन कौन से मामले हैं वो? ये बड़ी खूबी से थोड़े बहुत मामले नीतीश राणे ने बता दिए थे। नीतीश राणे ने भी ये बता दिया था। मुझे पहले ये शक हुआ कि जनता की अदालत वाला मामला उद्धव ठाकरे के मन में क्यों आ रहा है। तो आपको मैं बता दूं, उद्धव ठाकरे और फैमिली के खिलाफ बहुत सारे क्रिमिनल मामलों में जो सुशांत सिंह या दिशा के मामले में लड़ रहे हैं, वह वकील नीलेश ओझा, इन्होंने भी ऐसी ही जनता की अदालत रखी थी और उस जनता की अदालत में उन्होंने कुछ फैसले लिए थे। अब जरा मैं थोड़ा सा नीलेश ओझा जी का वो वीडियो दिखा देता हूं जो जनता की अदालत वाला है, वो देख लीजिए। बताया दिशा सालियान का जिस समय मर्डर हुआ उस समय वहां पर आदित्य ठाकरे का मोबाइल लोकेशन था। देखा, लेकिन नकल करने को भी अक्ल चाहिए भाई। वैसे ही थोड़ी होता है कि किसी ने कर लिया इसलिए मैं भी करूंगा। अब मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता को बहुत सारे मामले जनता की अदालत में ले जाने होंगे। कौन कौन से मामले हैं वो? दिशा सलियान की जो मौत हुई थी, और कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि दिशा सलियान के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ था। दिशा सलियान का मामला जांच एजेंसियों के पास भी है। उसमें भी बड़ी बखूबी कुछ झूठ फैलाने का प्रयत्न किया गया था। एक झूठ था वो दिशा का केस सीबीआई ने बंद कर दिया है, बल्कि दिशा केस का जांच सीबीआई कर ही नहीं रही थी। सुशांत सिंह वाले मामले में भी ऐसे ही झूठ का सहारा लिया गया था। तो दिशा सलियान की केस को भी जनता की अदालत में ले जाना होगा। और जो भी कुछ सबूत दिखा रहे हैं लोग, मतलब 8 जून वाला जो उनका मोबाइल लोकेशन वाला मामला है वह भी आना चाहिए। जो भी एविडेंस दिखाए जा रहे हैं वह एविडेंस जनता की अदालत के सामने रखकर उस पर भी फैसला लेना चाहिए। चलिए उद्धव जी, जरा उसको भी, दिशा के मृत्यु को मामलों को भी हम जनता की अदालत में ले चलते हैं। सुशांत सिंह के मृत्यु के मामले को भी जनता की अदालत में ले चलते हैं। बाला साहब ठाकरे के संपत्ति का विवाद भी चल रहा है, और वो तो विवाद ऐसा है कि घर के आदमियों को ही बाहर जाना पड़ा है। घर के कई मामले दुनिया के सामने उजागर हुए थे। यहां तक नौबत आ गई थी कि जयदेव ठाकरे, स्मिता ठाकरे खुद पहले वाले दशहरा महोत्सव में एकनाथ शिंदे के साथ आकर उनको समर्थन देकर निकल गए थे। उद्धव ठाकरे के भाई, उनकी पत्नी, ये सारे लोग आकर निकल गए थे। उनके घर से ही एकनाथ शिंदे को समर्थन मिल रहा था। और उद्धव ठाकरे को बाला साहब के ठाकरे की संपत्ति का विवाद वाला मामला भी जनता की अदालत में लेकर जाना चाहिए। चलो चलते हैं इस मामले को भी जनता की अदालत में लेकर। पत्राचाल वाले मामले में क्या हुआ था सच में? क्या सही में ये वाले पैसे, इस घोटाले वाले पैसे प्रवीण राउत के अकाउंट से संजय राउत के अकाउंट में आ गए, उनके पत्नी के अकाउंट में आ गए, और साथ ही साथ सुजीत पाटकर के अकाउंट में भी चले गए। स्वप्ना पाटकर के नाम पर किहिम वाली प्रॉपर्टी ली गई। स्वप्ना पाटकर के साथ संजय राउत की पत्नी प्रॉपर्टी लेती है। ये वाला मामला भी जनता की अदालत में ले जाना चाहिए,
क्योंकि मुझे यहां की जांच एजेंसियां सच में काम कर रही है कि नहीं, इस पर भी संदेह किया जा सकता है। तो इस मामले को भी हम जनता की अदालत में ले चलते हैं। श्रीधर पाटनकर वाला जो मामला है, वो श्रीधर पाटनकर वाले मामले को भी जनता की अदालत में ले जाना चाहिए। इसमें तो बहुत सारे नोटबंदी के वक्त के बहुत सारे किस्से इसमें आते हैं। उनकी प्रॉपर्टी भी ईडी ने जब्त कर ली है। तो इस वाले मामले को भी हमें जनता की अदालत में ले जाना होगा। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है अन्वय नाइक वाला, जिस अन्वय नाइक के मौत के जिम्मेदार होने का आरोप लगा था रिपब्लिक के अर्णव गोस्वामी पर, और अर्णव गोस्वामी को इसी के कारण अरेस्ट करवाया गया था सचिन वाजे द्वारा। अर्णव गोस्वामी के घर सचिन वाजे को भेजकर घसीटते हुए उन्हें ले गए थे और अर्णव गोस्वामी को तलोजा के जेल में रहना पड़ा था कुछ दिन के लिए। संयोगवश इसी अन्वय नाइक की प्रॉपर्टी उद्धव ठाकरे का परिवार खरीदता है, इसी अन्वय नाइक की प्रॉपर्टी खरीदता है, और इसी अन्वय नाइक के मृत्यु का जिम्मेदार माना जाता है अर्णव गोस्वामी को, और इसी में फंसाया जाता है। तो इस मामले को भी जनता की अदालत में ले जाना आवश्यक बन जाता है जब कई मामले सामने आ जाते हैं। किहिम वाला प्लॉट वाला मामला आ जाता है, रश्मि ठाकरे के बंगले वाला मामला आ जाता है, और आजकल में क्या वो खिचड़ी वाला मामला चल रहा है। सूरज चौहान जो आदित्य के बहुत ही करीबी है, उनको भी हमें जनता की अदालत में जाना पड़ेगा। शायद आदित्य के इर्द गिर्द अब शिकंजा कसा जा रहा है, और इसी शिकंजे का पहला मोहरा बन सकते हैं सूरज चौहान, जो आदित्य के बहुत ही करीबी थे। तो इस मामले को भी, कोविड घोटाले को भी, कफन घोटाले को भी, बैग घोटाले को भी, खिचड़ी घोटाले को भी, या अन्य कोविड साहित्य के घोटाले को भी जनता की अदालत के सामने ले जाना पड़ेगा। जब किरीट सोमैया यह बात प्रेस में जनता की अदालत में रखते हैं, तो उनको न जाने कौन कौन से माध्यमों द्वारा फंसाने की कोशिश होती है। तो इस मामले को भी जनता की अदालत में ले जाना पड़ेगा। और जो लेटर आपने लिखे हैं इलेक्शन कमीशन को, जिसके रिसीव्ड कॉपीज आप दिखा रहे हैं, उस मामले को भी जनता की अदालत में ले जाना पड़ेगा। तो चलो उद्धव जी, चलते हैं जनता की अदालत में, और ये सारे मामले भी वही फैसले लेते रहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।